लगातार हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। ममता बनर्जी कल से ही धरने पर बैठी हुई हैं। सीबीआई की टीम पहुंची थी यहां पर जांच के लिए और उस दौरान ये पूरा हंगामा हुआ है। आपको बताते हैं कि आखिर ये शारदा चिटफंड घोटाला क्या है। साल 2013 में ये चिटफंड घोटाला सामने आया था। घोटाले में 40,000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। शारदा ग्रुप की कंपनियों पर घपले का आरोप है। इस मुद्दे पर फिलहाल कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रोटेक्ट करके रखना है। इसमें वेस्ट बंगाल पुलिस का अपना वर्जन है, सीबीआई का अपना वर्जन है। ये सबको अधिकारियों को सीनियर लेवल पर बैठकर चर्चा कर कोई उपाय निकालना चाहिए। ये पूरा तमाशा देश देख रहा है, ये सही नहीं है। लेकिन सर, जैसे मुख्यमंत्री भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही, तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? केवल चर्चा करके साथ साथ बैठ के इसका उपाय निकल सकता है। तो वाकई इस तरह के हालात बने हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लोग भी काफी कंफ्यूज है कि तानाशाह का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी पर केंद्र सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश था कि पूरे मामले की जांच की जाए। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जिस तरह से ये पूरी घटना हो रही है, जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल पश्चिम बंगाल में बनी हुई है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है इस देश में सीबीआई ने तमाम बड़े राजनेताओं से पूर्व में लंबी लंबी पूछताछ की। जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जिनका अभी देहांत हुआ, उनसे लंबी लंबी पूछताछ सीबीआई ने की एक मामले में। नरेंद्र मोदी से मेरे ख्याल से महीनों सालों पूछताछ चली। अमित शाह से लंबी पूछताछ रही एक अलग मामले में। और 77 में जब जनता सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार, इंदिरा गांधी हारी थी, उसके बाद शाह आयोग के सामने इंदिरा गांधी की जाने कितनी बार पेशी हुई, उनसे पूछताछ हुई, जिरह हुई। इसमें हाय तौबा क्यों? अगर केंद्रीय एजेंसी या कोई भी जांच एजेंसी किसी भी अधिकारी से या राजनेता से पूछताछ करना चाहती है, तो इसमें लोकतंत्र और देश को खतरा क्यों? पूछताछ से कोई न तो लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, न देश को खतरा हो रहा है। क्या देश और लोकतंत्र इतना कमजोर है कि वो किसी एक बाबू से, किसी एक नेता से पूछताछ से हिलने डुलने लगेगा? एक दूसरी बात मुझे लगता है कि ये मसला, ये जांच जो शारदा चिटफंड मामले की है, ये अगर केवल केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री, केंद्र के गृह मंत्रालय के इनिशिएटिव पर शुरू हुई होती तो भी ममता जी के आक्षेप में कुछ वजन पैदा होता। ये जांच की प्रक्रिया शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई तो उसका सम्मान भाजपा को भी उतना करना चाहिए, तृणमूल को भी उतना ही करना चाहिए। तीसरी चीज, क्या एक ऐसी नजीर भारत में डालने की कोशिश हो रही? मैं बिल्कुल पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग से परे एक बात कहता हूं, क्या भारत में, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती हैं, पार्टियां बदलती रहती, क्या भारत में ऐसी एक नजीर स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि कल को देश के तमाम राज्य और उनके मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य को ऑटोनोमस घोषित कर दें और वो कहें इनकम टैक्स की रेड यहां नहीं हो सकती बिना मेरी मंजूरी के, सीबीआई की रेड नहीं हो सकती, आईबी पूछताछ नहीं कर सकती, रॉ पूछताछ नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यहां नहीं लागू होगा? क्या ऐसी स्थिति बनाएंगे? नहीं ना। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने केंद्र और राज्य के बीच में समन्वयात्मक संबंधों की बात कही है, लेकिन फिर भी उसमें केंद्र के अधिकार वेल डिफाइंड हैं, सुपरिभाषित हैं कि कैसे, कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें केंद्र के पास शक्तियां हैं राज्यों को निर्देशित करने की। ये केंद्रीय एजेंसियां उसी का हिस्सा है। कुछ मसले राज्य के डोमेन में है खाली, कुछ मसले खाली केंद्र के डोमेन में हैं, और कुछ मसले दोनों के पास हैं जिनको संविधान की भाषा में कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये देखना होगा, कल को राज्य अपनी अलग विदेश नीति भी बनाने की कोशिश करेगा, संचार नीति भी बनाने की कोशिश करेगा क्या? रक्षा नीति भी अलग बनाएगा क्या? और अगर यही
रास्ता चलता रहा तो मुझे खतरा इस बात का ज्यादा लग रहा है कि कल को मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कोई डिस्ट्रिक्ट या किसी इलाके का पुलिस कमिश्नर आर्मी चीफ वहां दौरे बजाय उनको ही डिटेन कर लेता, तब तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाएगी ना देश के लिए। या मान लीजिए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को डिटेन कर ले पुलिस, कहे भाई इन्हीं का बंगला घेर लो। और एक सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है, ममता जी धरने पर हैं, समझ में आता है, वो राजनीतिक महिला है, ठीक बात है, एक पार्टी चला रही है, ठीक है, लेकिन ये पुलिस कमिश्नर साहब धरने पर कैसे आ गए? ये तो सरकार के मुलाजिम है भाई, ये तृणमूल के कार्यकर्ता तो नहीं ना। बिल्कुल। ये वे मैं देख रहा था सुबह, मुख्यमंत्री जी के साथ ये भी बैठे हैं कुर्सी पर धरने पर। बताइए, पुलिस कमिश्नर का काम धरना है क्या? आप तनख्वाह पा रहे हो टैक्स पेयर के पैसे से भाई, आपका काम लॉ एंड ऑर्डर है, आप धरने में क्यों शामिल है? और अगर आप मुख्यमंत्री की हिफाजत के लिए हैं तो फिर वर्दी पहन के नीचे खड़े होइए। आप धरना के मंच पर कुर्सी पर क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है ना। अगर इस ढंग से ब्यूरोक्रेसी और राजनीति का घालमेल होगा, कॉकटेल होगा, तो ये भारत के लिए बहुत खराब नजरीर पैदा होगी। हम कमिटेड ब्यूरोक्रेसी पैदा कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर प्रतिबद्ध नौकरशाही। ये देश के लिए बड़ा खतरा है। ममता जी आज है शासन में, हो सकता कल ना हो, भाजपा आज शासन में हो सकता कल ना हो, लेकिन देश तो रहेगा ना, बंगाल तो रहेगा ना। ममता से पहले भी बंगाल था, विधान चंद्र राय के समय में भी बंगाल था, ज्योति बाबू के समय में भी बंगाल था, बुद्धदेव के समय में भी बंगाल था, और ममता तक ही नहीं ना बंगाल, ममता से पहले भी था, ममता के बाद भी था। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी तक ही भारत नहीं, उससे पहले भी था, उसके बाद भी रहेगा। इसलिए ऐसी नजीरें नहीं डाली जानी चाहिए जो बाद में केंद्र और राज्यों के बीच में दैनिक आधार पर टकराव का रास्ता खोले। सिर्फ भारत की व्यवस्था, जिसको हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, संघीय व्यवस्था, वो तभी चल सकती है जब केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय रहे। आप केंद्रीय एजेंसियों के मूवमेंट को अगर राज्यों से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो वो रास्ता टकराव की ओर जाएगा। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र और ममता जी, इन तीन मुख्यमंत्रियों ने सीबीआई के अपने राज्य में मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर ऐसे मान लीजिए बाकी राज्य भी यही करने लगे तो सीबीआई क्या करेगी? तब क्या करेगी? तब सीबीआई केवल अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय में बैठकर कॉफी पिएगी? नहीं ना, फिर तो उसका देशव्यापी कार्यक्षेत्र ही खत्म हो गया। इसलिए बड़े बुनियादी सवाल है, ये छोटी राजनीति का मसला नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी। चुनाव की लड़ाई ईवीएम से लड़नी है, लेकिन कम से कम संघीय फेडरल स्ट्रक्चर को ना तो इधर से बिगाड़ा जाए ना उधर से बिगाड़ा जाए। दिल्ली और कोलकाता के बीच में समन्वय से ही काम होगा, तभी दोनों का भला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी। तो एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे अमिताभ अग्निहोत्री तमाम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। ये पूरे देश का मसला है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सीबीआई को काम करने से रोका जाए, तमाम चीज़ों को हैम्पर करने की कोशिश की जाए, ये कहीं से सही नहीं है। क्या राज्य अलग होकर काम करना चाह रही है? ऐसा भी मुमकिन नहीं। भारत जहां पर गणतंत्र लोकतंत्र की बातें की जाती है, वहां पर इस तरह के हालात बने। और हैरत की बात यह कि कई विपक्षी पार्टियां उसे सपोर्ट भी करें, लेकिन सामने आकर नहीं, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। फिलहाल तो सीबीआई ने अपनी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई कल होने वाली है। ऐसे में देखना ये होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा जाता है। ट्वीट भी बहुत सारे नेताओं ने किया है, विपक्षी पार्टियों ने किया है, वो भी आप देख रहे थे।